क्या दोस्तों आपको पता है प्रति वर्ष विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में नरेंद्र बाल उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया? बिग बॉस 14 की ट्रॉफी किसने जीत ली है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 1 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर साल विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को, यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। और दोस्तों पिछले साल 2020 में यह जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम क्या रखी गई थी, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पिछले साल थीम रखी गई थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन्स एंड गर्ल्स। तो याद रखो शून्य भेदभाव दिवस प्रति वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है और शून्य भेदभाव दिवस 2020 की थीम जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन्स एंड गर्ल्स रखी गई थी, यानी कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। लेकिन एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि इस साल 2021 के यह जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम क्या रखी गई है? तो यहां पर पढ़ सकते हैं थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021 इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन्स एंड गर्ल्स। जी हां दोस्तों, 2020 में जो महत्वपूर्ण थीम रखी गई थी इसी थीम रखी गई है इसी महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर। और पहली बार शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 1 मार्च 2014 को यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया था। और शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यूएनएड्स के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदिबे द्वारा यह शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत की गई थी। और यहां बात आती है एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि यूएनएड्स की। तो यूएनएड्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। यूएनएड्स के कार्यकारी निदेशक कौन है? विनी बयानीमा। इमेज में आप देख सकते हैं इस महिला को, नाम है विनी बयानीमा, वो है यूएनएड्स की कार्यकारी निदेशक। और यूएनएड्स की स्थापना कब हुई? 26 जुलाई 1994 को। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में नरेंद्र बाल उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया है? नरेंद्र बाल उद्यान का उद्घाटन बिहार की कैपिटल पटना में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पटना। और पटना बोले तो पाटलिपुत्र। और यहां पर यह नरेंद्र बाल उद्यान का उद्घाटन किया गया है। और गार्डन लाइब्रेरी और चिल्ड्रन पार्क कहां तैयार किया गया है? तो यह पटना के मौर्य लोक परिसर में तैयार किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और गार्डन लाइब्रेरी और चिल्ड्रन पार्क को बनाने में कौन सी चीजों का उपयोग किया गया है? तो पटना वासियों द्वारा फेंके गए कबाड़ में से यह उद्यान बनकर तैयार हुआ है। और आपको पार्क में फर्नीचर, झूला और साज सज्जा का जो भी सामान देखने को मिलेगा वह कबाड़ की चीजों से, यानी पुराने टायर, बेकार लोहा, प्लास्टिक की बोतलें, ड्रम आदि का इस्तेमाल करके बनाया गया है, यानी कि वेस्ट में से बेस्ट बनाया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे व्हीकल के पुराने टायर से इनका यूज करके इसी तरह के झूले भी यहां बनाए गए हैं। और नरेंद्र बाल उद्यान का उद्घाटन किसने किया? पटना की मेयर सीता साहू ने। इमेज में देख सकते हैं सीता साहू ने यह नरेंद्र बाल उद्यान का उद्घाटन किया है। और उद्यान के उद्घाटन के मौके पर पटना की मेयर ने लोगों से अपील की है कि वह लाइब्रेरी के लिए अपनी पुरानी किताबों को गिफ्ट करे, यानी कि यहां पर एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएंगी और इस लाइब्रेरी में लोगों द्वारा जो पुरानी किताबें हैं जो भेंट दी जाएगी इसका यहां लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, बिग बॉस 14 की ट्रॉफी किसने जीती? दोस्तों
लगभग 140 दिन तक यह बिग बॉस 14 की सीजन चली और इस साल की विजेता रही है रूबीना दिलेक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूबीना दिलेक। इमेज में आप देख सकते हैं ट्रॉफी के साथ। बिग बॉस के 14वें सीजन के ग्रैंड फिनाले में टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलेक विजेता बनी है, आपने देखा। और रनर अप कौन रहे? सिंगर है राहुल वैद्य, वो इसमें रनर्स अप रहे हैं। और तीसरे स्थान पर कौन रही? निक्की तंबोली। और रूबीना दिलेक की बात करें तो रूबीना दिलेक को बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए इनामी राशि मिली। हालांकि राखी सावंत के 14 लाख रुपए लेकर निकल जाने की वजह से रूबीना को 36 लाख रुपए ही मिल सके हैं। और बिग बॉस कब शुरू हुआ था? साल 2006 में। बिग बॉस का पहला सीजन किसने जीता था? अभिनेता राहुल रॉय ने। इमेज में आप देख सकते हैं बिग बॉस सीजन 1 के विजेता रहे हैं राहुल रॉय। और बिग बॉस के 5वें सीजन की विनर कौन रही? तो इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है जूही परमार। जो कुमकुम की फेम एक्ट्रेस है जूही परमार, वो बिग बॉस के 5वें सीजन की विजेता रहे। और बिग बॉस के सीजन 6 की विनर कौन रही? तो एक टीवी एक्ट्रेस जिसका नाम है उर्वशी ढोलकिया। इमेज में आप देख सकते हैं बिग बॉस 6 की विनर। चौथा क्वेश्चन, हिमा दास को निम्न में से किस राज्य की पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त किया गया है? जी हां दोस्तों, आपने हिमा दास को दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब वो वर्दी में भी दिखेगी। और हिमा दास असम राज्य की ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हिमा दास अब असम राज्य की डीएसपी बन गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। और इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय एथलीट हिमा दास को औपचारिक रूप से पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्ति का पत्र किसने दिया है? नियुक्ति का पत्र दिया है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। और हिमा दास को राज्य की किस नीति के तहत नियुक्त किया गया है? एकीकृत खेल नीति के तहत हिमा दास को असम राज्य की डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। और युवाओं को खेल को करियर के तौर पर अपनाने के वास्ते प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने एकीकृत खेल नीति लागू की थी। और राज्य सरकार ने स्प्रिंटर हिमा दास को असम पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर इसीलिए नियुक्त किया है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपलब्धियों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और यहां बात करते हैं असम की, तो आप मैप में देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर में स्थित है यह असम। यहां आप पिंक कलर में देख सकते हैं, यह है असम। और असम एक कृषि प्रधान राज्य है। असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल भी प्राप्त होता है। चित्रकारी असम के एक प्राचीन परंपरा है। और असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। और असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर। और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा, लाइक करना मत भूलिएगा। पांचवा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। यानी कि आज ही 1 मार्च को यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। क्या? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, यानी कि 1 अप्रैल। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? नागरिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने और आपदाओं से लड़ने वालों के प्रयासों और बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1990 में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संगठन महासभा ने यह महत्वपूर्ण दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 1 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ष 1931 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन फ्रेंच जनरल सर्जन जॉर्ज सेंट पॉल द्वारा स्थापित किया गया था। जून 1935 में फ्रेंच संसद द्वारा इस संगठन को मान्यता मिली तथा 1972 में अंतर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और इस साल के वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की थीम क्या रखी गई है? तो याद रखो, द थीम ऑफ द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2021 इज सिविल डिफेंस एंड अ फर्स्ट एडर इन एवरी होम। छठा क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन मंत्रालय वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? आपदा प्रबंधन मंत्रालय वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है
उत्तराखंड, और यह घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां आपदा प्रबंधन मंत्रालय अलग से बनाया गया है। उत्तराखंड से ही इसकी शुरुआत हुई है और आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार अर्ली अलार्म सुविधा के बारे में सोच रही है। और उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का भी गठन सीमा सड़क संगठन के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल MC बधानी की अध्यक्षता में गठित करने का फैसला लिया है। और जब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो दोस्तों उत्तराखंड से जुड़े 2 क्वेश्चन पिछले माह करंट अफेयर में आए थे। वो क्वेश्चन क्या थे? सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की 1 दिन की मुख्यमंत्री बनी? इमेज में देख सकते हैं, सृष्टि गोस्वामी 1 दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन किस राज्य की? उत्तराखंड की। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 दिन कर दिया। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में टीम इंडिया के किस ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश के एक जाने माने ऑलराउंडर जो गुजरात के बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, नाम है यूसुफ पठान। और यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूसुफ पठान। इमेज में आप देख सकते हैं, यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे और 22 T20 मैच खेले और वह 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनी टीम इंडिया का हिस्सा रहे। यूसुफ पठान ने IPL 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ महज 37 गेंदों में शतक जड़ा, जो अभी तक टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक भी है। और यूसुफ पठान ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत कब और किसके खिलाफ खेले T20 मैच से की थी? तो 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ यूसुफ पठान ने अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए कि यूसुफ पठान ने अपना पहला वनडे मुकाबला कब और किसके खिलाफ खेला था? तो साल 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ ही यूसुफ पठान ने अपना पहला वनडे मैच खेला था और T20 मैच भी यूसुफ पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था। एक है साल 2007 और दूसरा है साल 2008। और यहां जब बात आती है दोस्तों क्रिकेट से संन्यास लेने की, तो हमारे एक जाने माने विकेट कीपर और एक बल्लेबाज जिसका नाम है नमन औजा, नमन औजा ने भी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रणजी में सबसे ज्यादा शिकार यानी कि सबसे ज्यादा स्टंपिंग करना, 351 स्टंपिंग किए हैं यह नमन औजा ने। तो ऐसा करने वाले टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज नमन औजा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कुछ दिन पहले ही कर लिया। और आगे बात करें दोस्तों तो 8वां क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शॉर्ट में बोले तो FATF ने किसको एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में फिर से पाकिस्तान देश को ग्रे लिस्ट में रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। और धन शोधन से निपटने के लिए वैश्विक निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण के कारण ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है। और हमारे FATF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्क प्लेयर। इमेज में आप देख सकते हैं, मार्कस प्लेयर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष है। और जब ग्रे लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान देश को, तो पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एक पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान और भारत के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और हाल ही में दोस्तों सीमा पार आतंकवाद के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है और वो भी एक अच्छी खबर आ रही है। 9वां क्वेश्चन, स्टोरीज आई मस्ट टेल ऑन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, आत्मकथा किसने लिखी है? यह स्टोरीज आई मस्ट टेल ऑन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, यह ऑटोबायोग्राफी एक जाने माने बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कबीर बेदी। इमेज में आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी अपने जीवन की कहानी अपने संस्मरण में बताएंगे जो अप्रैल में रिलीज होगी।
स्टोरीज आई मस्ट टेल ऑन एक्टर्स इमोशनल जर्नी नामक पुस्तक में अभिनेता अपने जीवन में एक ईमानदार झलक प्रदान करेगा। और यह पुस्तक पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से कबीर बेदी के जीवन के उतार चढ़ाव से पाठकों को रूबरू कराएगी और इसको पब्लिशिंग किया जाएगा अप्रैल 2021 में। 10वां क्वेश्चन, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया? भारत देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? केरल के राज्यपाल ने उद्घाटन किया। तो केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। केरल की टेक्नो सिटी बोले तो मंगलपुरम में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। और जब बात करते हैं केरल राज्य की, तो आप मैप में देखिए दोस्तों, दक्षिण में स्थित है यह केरल राज्य जो कर्नाटक और तमिलनाडु से सटा हुआ है। केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। और केरल के राज्यपाल जिसने हाल ही में यह उद्घाटन किया है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में TTFI का अध्यक्ष किसको चुना गया है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए TTFI का पूरा नाम क्या होता है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का पूर्ण स्वरूप होता है। और हाल ही में यह TTFI का अध्यक्ष चुना गया है दुष्यंत चौटाला को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुष्यंत चौटाला। इमेज में आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और उन्हें 24 फरवरी 2021 को हुई टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से चुना गया है। और दुष्यंत चौटाला है कौन? तो जान लो, वह वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी है। और 32 वर्षीय दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बन गए हैं। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1926 में। 12वां क्वेश्चन, किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? जी हां दोस्तों, यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया आपको पता चल गया। पुद्दुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसी तरह का प्रावधान किया गया है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शासन नहीं चलता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 356 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 356। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि भारत का किसी देश के साथ यदि युद्ध हो जाता है या तो हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमारे भारत देश में इसी तरह आपातकाल घोषित किया जाता है? अनुच्छेद लिखना मत भूलिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी विधानसभा को भंग करने और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी है। नारायणसामी सरकार ने विधानसभा में बहुमत हाल ही में खो दिया था। और 25 फरवरी 2021 को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन की रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की अधिसूचना जारी की। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में इराक अली गरीबस्विली कहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए? जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं इराक अली गरीबस्विली। इमेज में आप देख सकते हैं जॉर्जिया की संसद ने कैबिनेट में विश्वास मत साबित करने के बाद इराक अली गरीबस्विली को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। और गरीबस्विली ने अपने पहले 100 दिनों में जॉर्जिया के लिए दीर्घकालिक विकास रणनीति बनाने का संकल्प भी लिया है। और यहां बात करते हैं जॉर्जिया की, तो आप मैप में देखिए दोस्तों, यहां पर है स्थित यह जॉर्जिया, यानी कि यह यूरोप में पूर्व में स्थित है जॉर्जिया, जिसकी कैपिटल का नाम है त्बिलिसी। क्या नाम है?
तबिलिसी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बोलने भी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया होगा। और जॉर्जिया की करेंसी है जॉर्जियाई लारी। 14 क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की? द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड, इसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है हाल ही में WFP ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह रिपोर्ट जारी की है। द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी जोखिमों ने उन प्रयासों को उलट कर दिया है जो दुनिया भर में सबसे कमजोर बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एक दशक में दुनिया भर में किए गए थे। और जब इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में यहां हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि 2020 में इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायक शाखा है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई, और यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखमरी और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। और यह संगठन स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता भी है, जिसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में स्थित है, और इसके 80 देशों में कार्यालय भी है। और इस संगठन ने 2019 तक 88 देशों में 97 मिलियन लोगों की सेवा की थी, और इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसलिए आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में A to Z पता होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा किसने की है? यह विधानसभा चुनाव की घोषणा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनील अरोड़ा। और यहां पर पढ़ सकते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इनमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, पुदुचेरी। तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में यह विधानसभा चुनाव आयोजित की जाएंगे, और नतीजों की घोषणा 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में यह 8 चरणों में चुनाव आयोजित किया जाएगा, असम में 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, केरल में 1 चरण, तमिलनाडु में भी 1 चरण और पुदुचेरी में 1 चरण में आयोजित किया जाने वाला है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच कराए जाएंगे, और इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना 2 मई को होगी। और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राम प्रसाद बिस्मिल किसको क्विक सिल्वर यानी कि पारा कहकर पुकारते थे? हमारे भारत देश के एक जाने माने क्रांतिकारी, जिसका हाल ही में स्मृति दिवस मनाया गया, चंद्रशेखर आजाद को राम प्रसाद बिस्मिल क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था चंद्रशेखर आजाद। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और दोस्तों आज मैं कमेंट सेक्शन के नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन सभी को हमने ऑफलाइन तरीके से रिप्ले कर दिया है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन बन गया है? जी हां दोस्तों, अभी तक हमने जियोग्राफी में पढ़ा था कि चेरापूंजी में विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है, लेकिन चेरापूंजी को भी पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन बन गया है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में दोस्तों अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। तकरीबन 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है, तो आपसे एक छोटी सी उम्मीद तो रखूंगा ही, इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।